हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नीरज वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। आज का हमारा नया टॉपिक है वेक्टर। पिछली दो क्लासेस में हमने डिफरेंशिएशन खत्म कर दिया। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसे आपको 11th में दूसरे चैप्टर में अप्लाई करना है। सारे चैप्टर्स जो सेकंड चैप्टर के बाद जो भी चैप्टर्स आएंगे वहां पे इसे अप्लाई करना है मतलब उसको यूज करना है। उसके बिना में आपको आगे की चीजें समझ नहीं आएंगी, और अगर समझ भी आ गई तो आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन होने के बाद आज समझते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर है क्या, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज क्लास 10th और क्लास 9th में पता चल गया था कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर होता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो और साथ में डायरेक्शन भी हो। मगर चलिए इस क्लास के लिए उसको शुरुआत से समझते हैं कि वेक्टर क्या होता है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, व्हाट इज वेक्टर। हेडिंग रख लिए वेक्टर की। समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने जो समझा था। फिर से वही बात, हर बार वहीं से चालू कर रहे हैं सर, वहीं से समझेंगे हम लोग। जहां से चालू हुआ हमारा 11th का फिजिक्स, वहीं से समझते। फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? ऐसी फिजिक्स में चीजें जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो मेजर करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता था? हमें मेजर करने पर मिलता था उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट। देखो मैंने क्या क्या लिखा, शॉर्ट में लिख दिया है एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू। चलो लिख भी देता हूं, एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और U फॉर यूनिट। सेकेंड चैप्टर में समझे थे। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल फॉर एग्जांपल देखते हैं। मैंने कोई एक मेजरमेंट किया। तो मेजरमेंट करने पर मुझे मिला मास इज इक्वल टू 10 kg। ये एग्जांपल देखो, मास इज इक्वल टू 10 kg। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है मास का। अगर कोई पूछे कि आपका वजन कितना है, तो मैं बोल दूंगा 70 kg। और कुछ बताना पड़ेगा क्या? नहीं। मगर कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जहां पर कुछ बताना भी पड़ जाएगा आगे। लाइक फॉर एग्जांपल, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं जो मेरे ही साथ हुआ था। कि एक बार मैंने क्लास में बोला एक बच्चे को, जा तो बेटा बुक लेकर आना। बस इतना बोला मैंने, है ना, जा तो बेटा बुक लेकर आना। वो बच्चा बहुत एंथुसियास्टिक था। वो क्या किया, बस निकल गया। थोड़ी देर बाद आकर वो बोलता है, सर बुक कहां से लाना है? इसका मतलब मैंने उसको क्या पूरी बात बताई? क्या उसने पूरी बात सुनी? क्या बात बोली कि जा बुक लेकर आ। उसको लाना क्या था वो समझ गया। मान लो मैं ऐसा कुछ बोलता, जा बेटा 10 मीटर दौड़। जा 10 मीटर दौड़, तो कहीं भी दौड़ जाता बुक लेने के लिए, 10 मीटर कहीं भी दूर। मगर कहां कहां जा सकता था? मान लो वो पॉइंट ए से चालू करता, इधर जा सकता है, 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 कहीं भी भटकता रहेगा। वो भटकता रहेगा वहां पर। उसको स्पेसिफिक, मतलब उसकी सारी चीजों को स्पेसिफाई करने के लिए मुझे यहां पर डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। मतलब ये जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू है, उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी है मास, उसकी 10 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, और kg है यूनिट, है ना। ये बात तो पहले समझ चुके। ये पूरा मिलकर बन रहा है मैग्नीट्यूड। क्या बन रहा है ये? मैग्नीट्यूड। क्योंकि मास में मैग्नीट्यूड बताकर हम पूरी बात समझ सकते हैं। इसलिए मास कैसी क्वांटिटी है? मास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज भी इस प्रकार से हम बांट सकते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज में। एक होता है स्केलर, दूसरा वेक्टर। ठीक, तो जिसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताकर बात खत्म हो जाए, जिसमें आपको मैग्नीट्यूड से ज्यादा कुछ ना बताना पड़े, वो क्वांटिटी कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आसान है समझना। बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज के बारे में हम जानते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, डिफरेंस भी अभी समझेंगे। मगर जहां पर आपको डायरेक्शन भी बताना पड़े,
जहां पर आपको डायरेक्शन भी बताना पड़े। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, जा तो बेटा बुक लेकर आ, तो उसको बोलूंगा बुक कहां से लाएगा, रुक जा बता रहा हूं, बुक को लाइब्रेरी से लेकर आ। मतलब क्लास से उसे कहां जाना है, लाइब्रेरी जाना है। मैंने डायरेक्शन बता दिया उसे। तो जहां पर मुझे डायरेक्शन भी बताना पड़े उसको मैं बोलूंगा वेक्टर, उसको मैं बोलूंगा वेक्टर। तो अभी जो एग्जांपल लिया उसे मैं बताता हूं, 10 मीटर जाना है उसको, है ना, तो मैं बोलूंगा 10 मीटर जाना, कहां जाना, लाइब्रेरी की तरफ। तो लाइब्रेरी की तरफ एक डायरेक्शन हो गया। फिर ईस्ट डायरेक्शन में जा, वेस्ट डायरेक्शन में जा, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, है ना, 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, किसी भी तरीके से मैं डायरेक्शन बता दूं उसे, लाइब्रेरी की तरफ जा या फिर दिल्ली की तरफ जा या लंदन की तरफ जा, कहीं भी बताऊं, टुवर्ड्स ईस्ट एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बोल रहा हूं, ये होगा वेक्टर क्वांटिटी। देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी है ना, नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट है मीटर, और साथ में डायरेक्शन भी है। क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चीजें आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो क्वांटिटी कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी अब, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस समझ में आया आपको, डिफरेंस समझ में आया, यही डिफरेंस नहीं है ना, थोड़ा सा और इलेबोरेटेड डिफरेंस है। हम लोग उस डिफरेंस को अच्छे से पढ़ते हैं। चलो ऐसा करते हैं, दोनों को एक साथ समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद स्केलर क्वांटिटी, और फिर वेक्टर क्वांटिटी। तो ये रही डिफरेंस की बारी। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम दो भाग में, दो टाइप में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर। थोड़ा बहुत हम इसके बारे में पहले से जानते हैं, जो जानते हैं उसको भी लिख देते हैं। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। भाई मैग्नीट्यूड बता दो इसका, ये पूरे तरीके से डिफाइन हो जाएगा। मैग्नीट्यूड बता दो, पूरे तरीके से डिफाइन हो जाएगा। मगर क्या वेक्टर में ये पूरा डिफाइन होगा क्या, नहीं, मैग्नीट्यूड तो बताना ही पड़ेगा, मैग्नीट्यूड तो बताना ही पड़ेगा। मैग्नीट्यूड में क्या क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट होती है। ठीक, लिख दिया हूं मैंने, नहीं लिखो तो भी चलेगा। अब वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। बताएंगे क्या, हाँ भाई बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने एक एग्जांपल देखा। ठीक, यहां जा, इतना दूर जा, है ना, तो यू आर टेलिंग द डायरेक्शन ऑल्सो। मगर तीसरी चीज, जरूरी नहीं कि हर बार डायरेक्शन हो किसी फिजिकल क्वांटिटी में तो वो वेक्टर बन जाएगा। हाँ, अब ये नई चीज समझ रहे हो आप। अभी तक तो ये समझ गए थे कि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो वो वेक्टर बन गया, मगर ऐसा नहीं है। 11th में ये समझ लो, 11th में थोड़ा और अच्छे से समझ लो कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ वो एक रूल को ओबे करे। क्या वो ओबे करेगा, ओबेज, सॉरी रूल नहीं, ओबेज लॉ ऑफ एडिशन, ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मैं यहां पे ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या है सर, और ये हमको तो पता नहीं है, फिर कैसे बोलेंगे ये क्या है। इसको आप बहुत अच्छे से समझने वाले हो इसी वेक्टर हेडिंग के अंदर, आज नहीं अगले क्लास में, क्योंकि आज मैं एक लेक्चर में इसे खत्म नहीं करने वाला। ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये क्या होता है इसे समझेंगे बाद में, मगर ये समझ लो कि जो ये तीनों केसेस, ये तीनों पॉइंट्स को कवर करे, है ना, मैग्नीट्यूड है उसमें, डायरेक्शन भी है और ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तब जाकर उसको वेक्टर बोलेंगे। एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत आसान सा एग्जांपल है। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पॉइंट से, मैं फॉर एग्जांपल ए से बी गया। एक लड़का है, उसका नाम है मनोज, मनोज मेरे दोस्त का नाम, तो मैं मनोज बोलता हूं। मनोज ए से बी पॉइंट में गया, ठीक है, ये है 5 मीटर दूर। ठीक, उसके बाद वो गया बी से सी पॉइंट में, वो भी 5 मीटर दूर। तो टोटल कितना चल लिया, टोटल कितना चल लिया, तो मैं बोलूंगा 10 मीटर।
तो 10 मीटर क्या है, डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड को हम लोग बोलेंगे 10 मीटर, जो कि एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। हम लोग इतना तो जानते हैं पहले से ना कि डिस्टेंस कवर्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मुझे डायरेक्शन नहीं बताना पड़ेगा, है ना, डायरेक्शन नहीं बताना पड़ेगा। अब एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहीं पे वो एग्जांपल को लिखता हूं। अच्छा यहां लिखता हूं, चलो यही मनोज अब 5 मीटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चलो इस तरीके से देखते हैं। 5 मीटर ईस्ट की तरफ गया, सबसे आसान तरीका है डिस्प्लेसमेंट के थ्रू समझना, मैं बताया नहीं डिस्प्लेसमेंट, मगर पहले से पढ़ चुके हैं हम लोग। 5 मीटर ए से बी में गया, ठीक, यानी ईस्ट की तरफ गया, ठीक, ये रहा डायरेक्शन उसका, ठीक। उसके बाद वो बी से सी में गया, जो कि ये भी 5 मीटर है, ठीक। अब मैं पूछूंगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है। यहां भी पूछ सकता हूं मैं डिस्टेंस कवर कितना हुआ, तो आप बोलोगे 5 मीटर प्लस 5 मीटर, टोटल जितना चला वो 10 मीटर हो गया। मगर मैं अब पूछ रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब अभी हम फिर से देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि पहले कहां था और अब कहां है, दोनों के बीच की सबसे छोटी दूरी, उन दोनों के बीच का एक स्ट्रेट लकीर, जो स्ट्रेट लाइन होगा वो दिखाएगा। यानी कि ए से सी को मैं स्केल खींच के ज्वाइन कर दूं तो ये डिस्टेंस मुझे बताएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, जिसको मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहां लिख दूं, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बोल रहा है। डिस्प्लेसमेंट यहां पे हम लोग कैसे निकालेंगे, अब देखो ईस्ट और नॉर्थ में के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हम लोग को AC मिल जाएगा, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक। यहां से AB हो गया 5 प्लस 5 स्क्वायर, ये 25 25 50, तो AC हो जाएगा क्या हमारा, AC इज इक्वल टू √50, जो भी वैल्यू आ रही होगी बाद में देखेंगे। √50 आएगा इसका वैल्यू, √50, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, √50 मीटर। कौन से डायरेक्शन में, तो कौन से डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट में आपको। तो अब देखो ये 90 है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो क्या ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री होगा, ये बात ध्यान देना। क्या ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। तो आप बोल दोगे कि यहाँ पे थीटा भी बता दोगे, यानी कि एंगल बता दोगे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे आप थीटा, ये थीटा हो जाएगा कौन सा, ये 5 मीटर, हाँ ये थीटा हो जाएगा। तो आपने एंगल बता दिया हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री, आपने डायरेक्शन भी बता दिया इस डायरेक्शन में। अभी इसको और अच्छे से समझेंगे, मगर अभी समझ में आया क्या, ये तो हो गया। मगर आप देखना यहाँ पे गौर करना, क्या मैंने यहाँ पे सीधा 5 मीटर प्लस 5 मीटर लिख दिया क्या, नहीं, मैंने ये जो एडिशन किया है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम वाला, वो कहलाता है, वही आगे जाकर समझेंगे, एक प्रकार का वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, ठीक। तो ऐसा जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो मैग्नीट्यूड तो बता ही रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट भी है, डायरेक्शन भी बता रहा है, और साथ में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी ओबे करता है, तब जाकर हम उसको क्या बोलने वाले हैं, वेक्टर। एक एग्जांपल लेते हैं, तो क्या सर, क्या ऐसा कोई क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी होता है, मगर क्या वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं अपनाता होगा, उसको नहीं ओबे करता होगा? हाँ भाई है, और आप लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। वो आप लोग 10वीं में ही पढ़े थे, 10th में पढ़े थे, जो था करंट। क्या था, करंट। देखो एक करंट ऐसी आ रही थी और एक करंट ऐसी आ रही थी और यूं जा रही थी। तो मान लो यहाँ 5 एम्पियर की करंट आ रही है, यहाँ पे 5 एम्पियर की करंट आ रही है ना, तो यहाँ पे 10 एम्पियर हो जाता था। मगर हम लोग यहाँ क्या, ये थीटा डिग्री ऐसा कुछ लेते थे क्या, इधर ये थीटा डिग्री 30 डिग्री से आ रही है, ये 30 डिग्री से आ रही है, नहीं, वहां सिंपल एडिशन हो जाता था, जैसे स्केलर में होता है 5 + 5 10, तो यहां भी 5 + 5 10। मगर करंट का तो डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन होता है कि नहीं, हम लोग देखे थे करंट का डायरेक्शन, सर्किट में ऐसा जा रहा है करंट, इधर जा रहा है करंट, है ना, मैग्नीट्यूड भी होता है,
10 एम्पियर यूनिट भी होता है, डायरेक्शन भी हो, मगर उसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं लगता, वो ओबे नहीं करता वेक्टर लॉ। उसमें एंगल नहीं देखना पड़ता कि हॉरिजॉन्टल से इतना तो इधर, वो इस तरीके से नहीं, डायरेक्शन बस होता है कि इधर या उधर। ये करंट, इसीलिए हम उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते, एक नया प्रकार का क्वांटिटी बोलते हैं उसको, जो याद रखना, उसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? टेंसर। वो बस नॉलेज के लिए, ऐसा कभी पूछेगा नहीं 11th में, वो है भी नहीं, मगर कभी ऐसा नीट JEE में पूछ लिया तो बात अलग है। टेंसर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, ये बात समझ में आई? मिटा दो इसको, कोई मतलब नहीं अभी जानने के लिए, बस ये एक आइडिया देने के लिए, एक आपको समझ में आना चाहिए, इंटरेस्ट के लिए। ठीक, तो ये 3 बातें हो गई, ये 3 बार। एक एग्जांपल ले ले, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल बताओ। चलो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल तो पूरे भरे पड़े है ना। क्या है, शुरुआत से लो। मास है और एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, स्पीड है। क्या क्या लिखूं मैं? बहुत लिख सकता हूं। कितना लिखना है बताओ? बहुत है, आगे लिखते जाएंगे हम। वो फिर स्पीड है, डिस्टेंस कवर्ड है ना, देयर इज लॉट ऑफ दैट। नाउ इधर वेक्टर क्वांटिटी के देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पे देखो वेक्टर क्वांटिटी की हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, अभी जो डिस्कस किए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, और बताओ, आप भी बोलो मेरे को, बताओ। हाँ, आप बोलोगे तो सुनाई नहीं देगा, मगर एक्सलरेशन है, फोर्स है ना, फोर्स है, और आगे आएंगे बहुत सारे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप लोग पढ़ेंगे, इस साल भी बहुत सारे पढ़ोगे, और अगले साल जो 12th में भी आप लोग बहुत सारा पढ़ोगे। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज है ना, ये तो इतनी बात तो आपको थोड़ी बहुत पूरी पता थी, बस ये ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं पता था, जो आज पता चल गया। मगर आज अब इसके बाद हम लोग जो चालू कर रहे हैं वो आपको नहीं पता था, और उसे हम लोग को समझना है। चलो देखते हैं क्या होता है पोजीशन वेक्टर। तो चलो समझते हैं पोजीशन वेक्टर। नाम सुन के तो लग रहा है बहुत नया है और क्या होगा इसमें, मगर है कुछ नहीं, एकदम आसान। देखो ये रहा हमारा y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक, ये हमारा ओरिजिन में बैठा हुआ हूं मैं, ठीक, और आप है कहीं पे दूर पॉइंट ए पे, ठीक। मैं ओरिजिन से देख रहा हूं आपको, तो ओरिजिन इस पॉइंट पे बैठकर मैं आपको देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि आप कहां पर है। तो आप कहां पर है देखा, तो मुझे महसूस हुआ कि आप मुझसे इतना दूर है, मैंने मेजर कर लिया, ठीक। आप इतना दूर है, कितना दूर है? OA डिस्टेंस पे है, OA डिस्टेंस पे, ठीक। मतलब आपका पोजीशन A में है, और अगर मैं इस XY एक्सिस, XY प्लेन, सीधी बात बोलूं तो XY प्लेन में मैं आपको देखूं, तो आप मुझे एक पॉइंट पे दिख रहे हैं, A पॉइंट पे, और मैं बोलूंगा OA डिस्टेंस में, ठीक। मगर मुझे आपको स्पेसिफाई करना है, मतलब ये बोल रहा हूं मैं कि आपका पोजीशन को, जो आप स्टूडेंट लोग हो, उसके पोजीशन को मुझे एक ऐसे फॉर्म में स्पेसिफाई करना है कि आप मान लो यहां से यहां पे पहुंचे, ओरिजिन में या तो आप यहां से नहीं चले हो तो भी आप यहां पहुंचे हो, ठीक है। मगर मैं नापूंगा कहां से? रेफरेंस से नापूंगा। रेफरेंस मतलब किसी एक पोजीशन, ओरिजिन से नापूंगा। तो ओरिजिन से मैं जब आपको यहां से नापूंगा, तो मुझे आपको उसकी डिस्टेंस भी डिस्टेंस के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि आप कहां पर हैं और आपका डायरेक्शन कहां था, ओरिजिन से कहां आपका डायरेक्शन है, ठीक। तो मैं आपको पोजीशन वेक्टर के थ्रू ही बता पाऊंगा। तो यहां पे देख लो, O क्या है? ओरिजिन है। O क्या है? ओरिजिन है। और A क्या है? आपका फाइनल पोजीशन, ठीक। तो ये फाइनल पोजीशन आपका है। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर को हम लोग ऐसा कुछ लिखते हैं, OA
जैसे कि आप जानते हैं ओ ए डिस्टेंस है, मैंने देखा ना यहां से आपको देखा, हाँ इतनी दूर है भाई ओ ए, मगर ये जो एरो ऊपर लगाया हूं ना, ये एरो ऊपर लगाने का मतलब ये होता है कि ये पोजीशन वेक्टर है। ये ओ ए जो था सिर्फ ओ ए, ये सिर्फ ओ ए जो था वो तो आपका पोजीशन बता दे रहा था, मगर ये एरो लगा दिया मतलब ये क्या बता रहा है, आपका पोजीशन वेक्टर को बता रहा है। क्या ये बात समझ में आई? अभी अगर अंदर में नहीं बैठी है बात, तो ये समझो ओ ए क्या था, आपका पोजीशन था, कहां से, ओरिजिन से आपका पोजीशन। अब मैं ऊपर में एरो लगा दिया तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब समझते हैं कि पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है। पोजीशन के वेक्टर का मतलब है कि आप ओ से ए डिस्टेंस की दूरी में है और आपका डिस्टेंस, आपका डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओ से ए की तरफ है। क्या ये बात समझ में, क्या ये बात समझ में आई? मैंने बोला आपका डिस्टेंस ओ ए है, मगर आपका डायरेक्शन ओ से ए की तरफ है। क्यों? क्योंकि मैंने ओ को ओरिजिन मान के रखा है। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर बन गया, ओ ए वेक्टर बन गया। क्या है बस बात समझ में आई? अब देखो तो ये ओ ए का ये जो है एरो जो दिख रहा है यहाँ पे, ये है हमारा पोजीशन वेक्टर। क्या है ये? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर की दो चीजें होती हैं, पोजीशन वेक्टर की दो चीजें होती हैं। अगर मैं यहां पर इस पॉइंट को देखूं तो ये कहलाएगा टेल। क्या कहलाएगा? पूंछ होती है ना, बिल्कुल भाई, ये पूंछ, और ये कहलाएगा हेड। देखो ये क्या कहलाएगा? टेल। ये जानने वाली चीज नहीं, समझ लो बस, मैं लिखना भी नहीं चाहिए मेरे को। तो ये कहलाएगा टेल और ये कहलाएगा हेड। एरो का टेल और हेड होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो इसको लिखना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बचकानी बात हो गई है ना। ये टेल और ये हेड। ठीक है, टेल से आप क्या समझोगे? टेल उसका ओरिजिन होगा, और हेड क्या? हेड में जो एरो हेड है ना, वो क्या दिखाएगा? उसका डायरेक्शन बताएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो आप देखो, इसी ओ ए को मैं मान लेता हूं ये डिस्टेंस है, मान लो आर। ओ ए का डिस्टेंस आर है। आर की वैल्यू 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी हो सकती है ना, मैंने उसकी एक वेरिएबल ले लिया क्योंकि ओ तो एक पॉइंट है, ए पॉइंट है। तो ओ ए इज इक्वल टू आर है ना, ओ ए इज इक्वल टू आर, ओ ए इज इक्वल टू आर बोला, तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर बोलूंगा। आर वेक्टर का वैल्यू इस सब चीज के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। पोजीशन वेक्टर समझ में आया क्या? पोजीशन वेक्टर असल में क्या कर रहा है? पोजीशन वेक्टर दो काम कर रहा है। क्या बता रहा है? इट गिव्स द, क्या बता रहा है वो? पहली बात, इट गिव्स स्ट्रेट लाइन मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, स्ट्रेट लाइन मैग्नीट्यूड या फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक, पहली बात तो ये बता रहा है, देखो ओ से ए, ओरिजिन आप समझ लो, ओरिजिन यहां पे है, ठीक, और वहां से वो दूरी बता रहा है। दूसरी बात क्या बता रहा है? ये बता रहा है डायरेक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे? इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन। क्या है बात समझ में? दो चीजें बता रहा है पोजीशन वेक्टर, दो चीजें बता रहा है, मैग्नीट्यूड, देखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन से ही नापेंगे हम लोग, वही रेफरेंस पॉइंट बना लिया उसे। रेफरेंस पॉइंट का मतलब याद आ रहा है आपको? एक पॉइंट आपने कंफर्म कर लिया, डिसाइड कर लिया, अब यहां से मैं हर दूरी को नापूंगा। देखते थे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस मैथ से पढ़े वैसी। अब डायरेक्शन भी आप वहीं से नापने वाले हैं। चलो ये डायरेक्शन हो गया, उसका डायरेक्शन इस तरफ, लाइन जॉइनिंग इट एंड टूवर्ड्स इट। ठीक, ये हो गया डायरेक्शन। अब बात समझ में आती है कि ये जानने का फायदा क्या हुआ। चलो ये देखते हैं अगले चीज में, जो है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो अब पहुंचते हैं हम लोग एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पता था? क्या है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अभी एक एग्जांपल देखे हमने, है ना। मान लो एक ऑब्जेक्ट अभी यहां पे है, ठीक है, वो 5 मीटर इधर ट्रेवल किया, 5 मीटर इधर ट्रेवल किया, ये देखो 5 मीटर इधर 5 मीटर इधर, ठीक है, तो कितना दूर गया वो? तो 10 मीटर बोल दोगे, मगर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा?
डिस्प्लेसमेंट होगा ये पॉइंट इनिशियल है, पहले का पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और बाद में कहां पहुंच गया वो फाइनल यहां पे। तो इन दोनों के बीच की स्ट्रेट दूरी, स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यस। तो ये दूरी ए बी सी, तो ये जो AC है वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। मगर ये तो पहले से जानते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का असल में काम ही यही है कि हम लोग पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को हम अभी तक कैसे, मैथ्स में आपने देखा होगा, मैथ्स में देखे थे ना, ऐसा कुछ होता था। तो मान लो ये पॉइंट है, ए पॉइंट, ये क्या होता था, एक्स वाई इसका कुछ होता था, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता था, याद आ रही कोऑर्डिनेट। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता 2,3, तो यहाँ पे उतने ब्लॉक 2 आप यहाँ पे चले, ये क्या होगा, ये 2 होगा डिस्टेंस, और ये 3 यूनिट डिस्टेंस होगा, सेंटीमीटर लो, चाहे वो बक्स से छोटे छोटे डब्बे ले लो, ऐसा कुछ होता था। वो पोजीशन हो जाता था उसका, वही पोजीशन हो जाता था। और यही से यहां से आप डिस्टेंस नाप सकते थे, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस नाप सकते थे, नहीं याद आ रहा है, होता था ना। अब इसके साथ मुझे डायरेक्शन भी दे देना है यहाँ पे, मैं इसी को डायरेक्शन की फॉर्म में शो करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अब हम लोग आगे डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं, ये चैप्टर डायरेक्शन भी ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को भी वैसे ही डिफाइन करेंगे। पोजीशन तो डिफाइन कर लिए, अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो ये हमारा ओरिजिन, ये रहा हमारा ओरिजिन। अभी पोजीशन ए में है ऑब्जेक्ट, अभी पोजीशन ए में है ऑब्जेक्ट, तो ए पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बिल्कुल वही होगा भाई। ये ज्वाइन कर लो यूं, ऐसा स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर लो, ऐसे एरो बना लो, ओ ए वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर, ठीक। ओ ए वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। अब कुछ देर बाद में वो ऑब्जेक्ट, वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो भी है, वो बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ बी हो गया। बी पॉइंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ओबी वेक्टर के फॉर्म में, है ना। पहले क्या, इनिशियल क्या था, पोजीशन वेक्टर ओ ए, और बाद में बन गया फाइनल पोजीशन वेक्टर ओ बी। तो डिस्प्लेसमेंट हमको क्या बताता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। तो हम क्या कर रहे हैं, ए से बी में गया, ये लो पहुंच गया, ए से बी में गया ना, ए से बी की ओर, तो चलो ये एरो बना दिया मैंने, है ना, ये एरो बना दिया। ये है मेरा क्या, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं इसको क्या बोलेंगे। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे शो करेंगे, तो ये ए बी मेरा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ए बी मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो मैंने क्या देखा अभी तक, ओ ए क्या था, पोजीशन था, पोजीशन ऑफ क्या, किसका, ऑब्जेक्ट का, पार्टिकल का, जो बोल दो, है ना। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन वेक्टर बोलूंगा मैं, ठीक है, पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी, ठीक। टी टाइम पे ये था, टी टाइम मतलब मान लो शुरुआत में ऐसा था, तो टी टाइम 0 ले लो उसको शुरू में, ठीक। और ओ बी क्या हो गया थोड़ी देर बाद में, तो पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी डैश ले लो। टी डैश मतलब कुछ देर बाद, कोई भी समय, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 घंटा, 5 साल, जो लेना है, ठीक है। तो टी डैश हो गया, तो ए भी हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ए भी हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, पहले और बाद में वाले में दोनों में चेंज हुआ वो, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मतलब हमें जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू पता करनी होगी तो हम OA और OB की मदद से पता कर लेंगे, OA और OB की मदद से हम लोग पता कर लेंगे। अब कैसे पता करेंगे, इसके लिए थोड़ा समय लो, और क्योंकि अभी हम लोगों को ये समझ लिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, पहली पोजीशन और बाद के पोजीशन वेक्टर के बीच में जो इनिशियल और फाइनल हुआ डिफरेंस, है ना, वो कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोला मैंने, फिर से देखो, डिस्प्लेसमेंट तो पहले से पता है क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल। बट अब क्या बोल रहे हैं, अगर आपका पहले वाले का पोजीशन वेक्टर पता है और दूसरा फाइनली जो पहुंच गया वो पोजीशन वेक्टर पता है, तो दोनों का
दोनों के बीच पर जो चेंज हुआ, दोनों के बीच में जो चेंज हुआ पोजीशन वेक्टर का, वो आपको बताएगा, ये ए बी डैश आपको बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बताएगा, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट तो बताएगा ही, साथ में उसका डायरेक्शन भी बता देगा। ठीक, क्या बात समझ में आई? देखो, क्योंकि यहां पे जो होगा डिस्प्लेसमेंट वो ओरिजिन के टर्म्स में नहीं होगा। हम अभी तक जो नाप रहे थे वो ओरिजिन के रेफरेंस में नाप रहे थे ना, यहां से आपका पोजीशन, यहां से आपका पोजीशन, मगर अब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल में, ओरिजिन में नहीं। इसीलिए हमें इन दोनों के सहारे से हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे देखेंगे, समझेंगे, मगर उससे पहले आप समझते हैं, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं। एक तो आप समझ गए, एक प्रकार का होता है पोजीशन वेक्टर, मगर एक प्रकार का नहीं है, ये एक तो वेक्टर है, ये टाइप ऑफ वेक्टर नहीं बोलूंगा, इसके थ्रू हम लोग सब चीज को बनाने वाले हैं, पोजीशन वेक्टर के थ्रू। अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। तो चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। चलो देखते हैं अब टाइप्स ऑफ वेक्टर। और मुझे मालूम है कि ये चैप्टर तो है नहीं, मगर ये वेक्टर जैसी चालू किया होगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, यूनिट्स पढ़ाओ जो चल रहा है। नहीं, आप देखना जैसे यूनिट चालू होगा, जैसे यूनिट चालू होगा, दूसरा यूनिट मतलब मोशन, अपना काइनेमेटिक्स जो चालू होगा, मोशन इन वन डायमेंशन या फिर मोशन इन अपना प्लेन, ये जैसी चालू होगा, आप लोगों को इसका यूज, इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। इतना एक्सट्रीम एप्लीकेशन है, और मुझे तो बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए अप्रोच भी किए थे। जानते हैं कि 12वीं के बाद भी कई लोग वेक्टर में डाउट रखते हैं, उनको ये नहीं समझ आया था कि वेक्टर क्या है, उसके बाद में समझना पड़ता है, और तब जाकर उनको ये समझ में आता है इसका महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन, वेक्टर और इंटीग्रेशन, मैं पहले ही बात किया हूं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग सोचोगे कि ये कौन आदमी था, कौन मेरा दोस्त था जिसने साइंस लेने पर मुझको सहमत किया, उसको पहले ढूंढ के मारता हूं, है ना। क्योंकि साइंस में इन तीनों का, साइंस में अब फिजिक्स की बात करूंगा मैं बस, फिजिक्स में इन तीनों का तो बहुत महत्व है। तो चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखो इतने टाइप्स हैं, 8 टाइप के, इतना कठिन नहीं है, एक एक करके देखेंगे, और ये तो बहुत आसान है भाई, देखते जाओ। सबसे पहला है नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर के बारे में देखो, मान लो एक वेक्टर है, वेक्टर ए। मैं वेक्टर को शो करने का तरीका बताया ना, ए के ऊपर अगर मैं ऐसा एरो लगा दूं तो ए इज इक्वल टू मान लो 10 सेंटीमीटर होता था, याद आ रहा है? ऐसा कुछ भी लिख देते थे तो आप समझ जाते थे ना कि हाँ, ए इज इक्वल टू एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसका यूनिट है, तो आप उसको मान जाते थे। वैसे ही अब समझ लो, एरो लगा दूंगा ऊपर में, तो एरो लगा दिया मतलब ये अब स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इसमें मेरे को डायरेक्शन भी दिखा रखा हूं मैंने, है ना। तो ये कौन सी क्वांटिटी बन गई अब? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को उनको शो करना है तो कैसे करेंगे? कोई ऐसा लिख देंगे और उसके ऊपर एरो लगा देंगे, ठीक है। उसका एरो उसका डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, एंगल का सहारा लेंगे, ऐसा कुछ लेने वाले, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से हम लोग एंगल का सहारा लेंगे, है ना, और उस प्रकार से पता करेंगे। मगर यहां पे अगर मान लो ए वेक्टर, पहली बात समझ रहे हैं, नेगेटिव वेक्टर को देखते हैं। एक वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट इन डायरेक्शन, जस्ट इसका अपोजिट इन डायरेक्शन इसका नेगेटिव वेक्टर होगा। क्या ये बात समझ में? ए वेक्टर था वो इधर था, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा उसका? माइनस ए वेक्टर, और उसका डायरेक्शन क्या होगा? जस्ट उसका अपोजिट। तो ये मान लो वेस्ट से ईस्ट जा रहा था, तो ये क्या करेगा? ईस्ट से वेस्ट जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? है आसान। नेगेटिव वेक्टर तो क्या बोलूंगा मैं? यहां लिखूंगा नहीं, बोल रहा हूं बस। नेगेटिव वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर इज the one which is having same magnitude but opposite direction। बात समझ में आई? बात समझ में आई। अब चलो देखते हैं दूसरा, एकदम आसानी से देखेंगे, समझते हैं। अब चलते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में ध्यान देना, इक्वल वेक्टर बहुत आसान है। एक है वेक्टर ए, इसको मिटा देता हूं मैं वरना कंफ्यूजन पैदा करेगा। एक है वेक्टर ए, ठीक है, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह है। तो एक और वेक्टर है वेक्टर बी, ठीक।
तो उसका डायरेक्शन भी उसी तरफ है और साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी उसी तरफ है। मतलब अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो वेक्टर्स के बिल्कुल सेम है तब जाकर उसमें क्या कहूंगा, मैं बोल रहा हूं यहां पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम of two vectors, then these two vectors are said to be equal। तब मैं इसको बोलूंगा कि ये दोनों इक्वल है। ये बात तो आपको समझ में आई है, बहुत आसान है। क्या दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब उसका डायरेक्शन भी सेम हो और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तब जाकर हम उसको बोलेंगे कि ये इक्वल वेक्टर है आसान। अब देखते हैं को इनिशियल वेक्टर या कॉन्करेंट वेक्टर। को इनिशियल या कॉन्करेंट एक तरीके से एक ही है। को इनिशियल से आप समझ सकते हैं, को इनिशियल मतलब शुरुआत। मान लो एक पॉइंट है, यहीं से एक वेक्टर चालू हो रहा है, वेक्टर ए, और एक दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा वेक्टर बी है। तो इन दोनों का इनिशियल जो है वो सेम है ना। इनिशियल क्या है? सेम है। एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं साथ में भी बोल सकता हूं कि दे आर एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट, है ना। दे आर एक्टिंग मतलब एक जगह से दोनों एक्ट कर रहे हैं, एक जगह से दोनों अप्लाई हो रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसीलिए इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। साथ में एक ही पॉइंट पर उसी चीज को बोलते हैं कॉन्करेंट वेक्टर भी। कॉन्करेंट का मतलब होता है एक पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं, और इनिशियल का मतलब होता है एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोनों का ना लगभग वही सेम होता है, मतलब वही होता है। इसीलिए क्या हुआ, को इनिशियल वेक्टर को क्या बोलेंगे? टू वेक्टर्स व्हेन दे आर acting at a same point then they are said to be co-initial vector और concurrent vector। बात समझ में आई? ए वेक्टर और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? कॉन्करेंट वेक्टर होंगे। क्या ये बात समझ में आई? मैंने बोला उसको नोट करें। ठीक, तो आगे बात करते हैं फोर्थ वन, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर भी बहुत आसान है ना। मान लो ये है वेक्टर ए और इसी लाइन में एक और वेक्टर काम कर रहा है, वेक्टर बी। ठीक, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही लाइन में है, लीनियर है। अगर दो वेक्टर एक साथ एक ही लाइन में हो तो उसको हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, तो क्या बोलूंगा? टू वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, टू वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, तो मैं क्या बोलूंगा? कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलूंगा उसको? कोलिनियर वेक्टर। है आसान, समझ में आ रहा है? एक एक करके समझ रहे हैं? बढ़िया लग रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा होगा तभी समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तभी याद रहेगा। ठीक, अब देखो पांचवा देखते हैं, पैरेलल वेक्टर। तो देख के समझ में आ गया, एक वेक्टर ऐसा है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर भी ऐसा है बी वेक्टर। तो सर आप बोलोगे तो इक्वल वेक्टर जैसा दिख रहा है ना। चलो, मैं इक्वल वेक्टर में क्या बोला था कि दो वेक्टर अगर दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, तब जाके इक्वल वेक्टर होंगे। मगर यहां पे मैं बोलूंगा कि ऐसे दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम रहे ना रहे कोई डिपेंड नहीं करता, तो मैं इसको ऐसे शो कर लेता हूं, एक वेक्टर ए ऐसा है और दूसरा वेक्टर बी ऐसा है। मैग्नीट्यूड कम हो गया, ज्यादा हो गया चलेगा, मगर डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तब मैं उसको क्या कहूंगा? पैरेलल वेक्टर। क्या कहूंगा उसको? पैरेलल वेक्टर। बात समझ में आई? पैरेलल वेक्टर। ठीक, अब पैरेलल वेक्टर होने के बाद में हम लोग क्या बोल सकते हो? यहां पे वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट, यहां पे वेस्ट से ईस्ट। मैग्नीट्यूड वैल्यू कम हो जाएगा दोनों का, मगर डायरेक्शन तो सेम है ना। चलो छठवीं बात लेते हैं। छठवां कौन सा? सिक्स्थ है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर के बारे में देखते हैं। जीरो वेक्टर एक ऐसा आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। सर ये कैसा वेक्टर हो गया? मैं कोई डायग्राम भी नहीं बना सकता उसका, क्योंकि उसका कुछ मैग्नीट्यूड ही नहीं है ना। मगर एक चीज बता सकता हूं, एक गौर करना, एग्जांपल देखना।
मान लो एक बॉक्स है, इसको इधर से धकेला जा रहा है 5 न्यूटन के फोर्स से। याद आ रहा है? इतना तो आप लोग पढ़ चुके हो, इस बार भी पढ़ोगे बाय द वे, मगर ये पहले भी पढ़ चुके, इसीलिए 9वीं में पहले पढ़ा देते हैं ताकि यहाँ 11वीं में आओ तो फालतू बात मत करो। ठीक, 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, यानी कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉक्स, इस बॉक्स में जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है वो टोटल कितना है, 0 है। एज वेल एज इसका डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो वो भी तो कैंसिल हो गया। अब पूरा क्वांटिटी फोर्स कैंसिल हो गया तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों कैंसिल हो गए। तो यहां पर जब मैं गौर कर रहा हूं तो मैग्नीट्यूड क्या है, 0 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन मैं बोलूंगा यहां पर आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब ये होता है कि यहां तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, मगर आप इसे ये बता नहीं सकते कि अभी कहां काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो टोटल जो होगा इन दोनों का वो भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। हम जानते हैं ना वेक्टर, ये दो फोर्स मिलकर एक फोर्स बना सकते हैं। एक दूसरे को भी कैंसिल कर दिए हैं, अभी एक दूसरे को कैंसिल कर दिए हैं, मगर उस कैंसिल करने के बाद उसकी वैल्यू है 0, इसीलिए कहेंगे उसको 0 वेक्टर। मगर साथ में उसका डायरेक्शन जो है अभी बता नहीं सकते हम लोग, अभी बता नहीं सकते। अगर कम ज्यादा होता तो हम लोग डायरेक्शन बता देते, अभी नहीं बता सकते, इसलिए मैंने बोला आर्बिट्री। तो 0 वेक्टर क्या है, 0 वेक्टर आर दोज वेक्टर which is having magnitude 0 and direction as arbitrary। arbitrary मतलब होता है अभी नहीं बता सकते उसके बारे में। ठीक है, अभी नहीं बता सकते मतलब बाद में बताएंगे नहीं। arbitrary मतलब होता है not defined right now, not defined by this situation। ठीक, चलो आगे बढ़े। कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर के बारे में देखते हैं। कोप्लानर वेक्टर तो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप लोग काफी ज्यादा पढ़ने वाले हैं इस साल, क्योंकि ये आपको मोशन इन 2 डायमेंशन में भी, मोशन इन प्लेन में आएगा और आगे आते रहेगा, और 12वीं तक आएगा। देखो प्लेन का मतलब क्या होता है, कोप्लानर का मतलब प्लेन से बना हुआ है ना। तो देखो ये जो अपना ग्रीन बोर्ड है ना, ये एक प्लेन है, एक सतह है, सतह है। प्लेन का मतलब हम लोग क्या सोचते हैं कि उबड़ खाबड़ नहीं होगा। प्लेन का मतलब फिजिक्स में होता है सतह, एक सरफेस। तो ये एक सरफेस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ लो, इन दोनों के मिलकर एक एक्स वाई प्लेन बना। एक्स वाई प्लेन बना, मैथ्स में भी पढ़े हो इसके बारे में, एक्स वाई प्लेन बना। अब ऐसे दो वेक्टर्स, तो मान लो एक वेक्टर है ये वेक्टर ए, ठीक, और ये है दूसरा वेक्टर, वेक्टर बी। चलो अभी जोड़ लेता हूं क्योंकि मैंने आपको अभी वेक्टर्स के बारे में, चलो नहीं जोड़ता, चलो नहीं जोड़ूंगा, ठीक है। वेक्टर बी, तो देखो एक वेक्टर है वो भी इसी में लाई कर रहा है, इस प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक, और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, वो भी इसी प्लेन में है, इसी प्लेन मतलब इस सतह में है। तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट हो रहे हैं, बोलेंगे एक ही प्लेन में है। और एक प्लेन में जब दो वेक्टर रहे तो उसको बोलते हैं कोप्लानर वेक्टर। सिर्फ दो की बात होगी क्या सर? अरे जितने भी वेक्टर्स हो, जितने भी वेक्टर हो, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज जिसका डायरेक्शन है, अगर वो एक प्लेन में है तो वो सब कोप्लानर कहलाएंगे। मगर मिनिमम 2 जो भी वेक्टर्स हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो कोप्लानर। समझ लो एक बात, ये हवा में एक वेक्टर को शो कर रहा हूं मैं ऊपर की डायरेक्शन में, और ये यूं उधर एक डायरेक्शन हो गया। तो सोचो क्या ये वेक्टर, दो वेक्टर्स कोप्लानर है? तो हाँ है भाई। देखो ये जो एक वेक्टर का और ये दूसरा वेक्टर, ये रहा उसका प्लेन। देखो ये एक प्लेन में आ गया, ये सतह, ये कॉपी की सतह क्या है, एक प्लेन है। तो देखो ये एक प्लेन में आ गया एक प्लेन में। आई एक बात समझ में? मगर अगर एक से ज्यादा लूं तो एक से ज्यादा मैं भी बना सकता हूं। ये लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है, ये यूं है। तो मैं अगर इसको एक प्लेन में लाना चाहूं तो ला भी सकता हूं। ये देखो ला दिया मैंने, ला दिया, तीनों एक ही प्लेन में है। ये देखो एक सतह एक प्लेन है, ये कॉपी का सरफेस एक प्लेन है, ये देखो एक प्लेन, ये देखो एक प्लेन में ले आया मैंने, ठीक है। मगर अगर कहीं ऐसा कुछ हो, एक वेक्टर ये नीला चौक, एक वेक्टर ये लाल चौक और एक वेक्टर ये येलो वाला चौक, ऐसा कुछ हो, तो क्या ये एक प्लेन में है तीनों वेक्टर?
एक सतह में है क्या? नहीं जी, अब ये एक प्लेन से ज्यादा में है। देखो ये दोनों वेक्टर तो एक प्लेन में, मगर ये तो उससे बाहर निकलता हुआ है, तब मैं बोलूंगा कि वो नॉन कोप्लेनर है। तब मैं क्या बोलूंगा? नॉन कोप्लेनर जान लो, नॉन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलूंगा मैं? कोप्लेनर के बारे में क्या बात करता हूं? कोप्लेनर के बारे में मैं बोलता हूं कि दोज वेक्टर्स which are existing on the same plane, vectors falling या exist on same plane are called coplanar vector, बात समझ में? कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो एक्स वाई एक्सिस में अगर दो वेक्टर्स दिखाए जा सकते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के कोप्लेनर है, ठीक है। हो गई बात ये वाली। अब आखिरी में बचता है इन सब का शहंशाह यूनिट वेक्टर। इन सब का शहंशाह मतलब सबसे आखिरी में समझने वाली चीज जो बोलते हैं उसको यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। मैग्नीट्यूड, यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 है ना। मान लो 1 मीटर, 1 kg, सॉरी 1 मीटर, kg नहीं बोल सकता ना, वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो तो, है ना। 1 न्यूटन, 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, है ना। तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट 1 यूनिट है, 1 यूनिट कोई भी हो सकता है यूनिट, है ना। आप हम लोग यूनिट के बारे में बहुत सारा पढ़ लिए डायमेंशनल एनालिसिस में, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन उसका बताया गया है, ठीक है। ओनली स्पेसिफाइड डायरेक्शन है उसका, मतलब मैग्नीट्यूड 1 है मगर डायरेक्शन उसका बताया गया। जैसे डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, मान लो इसको बोल देता हूं मैं ओ ए बोल देता हूं, ये जो बोल दो ओपी बोल देता हूं, है ना। तो उस वेक्टर को मैं बोलूंगा, मैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे, ये अलग बात है। देखो ए के ऊपर ऐसा एक कैप बना दिया मैंने, है ना, ऐसा कुछ बना दिया मैंने, कैप बोलता हूं, ए कैप। क्या बोलूंगा इसको? ए कैप, टोपी वाला। तो वो कैप जो लगाया ना, तो आप समझ जाओ ये कैसा वेक्टर है, ये है यूनिट वेक्टर। ए कैप, जहां आपको कैप लगा दिखे वो क्या है? यूनिट वेक्टर। मतलब ये ए कैप में ए की वैल्यू क्या है? 1 है। ए की वैल्यू क्या है? 1 है। तो बचा सिर्फ क्या उसमें, मतलब ये 0 नहीं है, ए की वैल्यू 1 है ना, तो बचा क्या? मतलब ये ए कैप सिर्फ क्या बता रहा है? इस तरफ का डायरेक्शन, ओपी डायरेक्शन बस को बता रहा है, क्योंकि उसकी खुद की वैल्यू तो 1 है, सिर्फ वो डायरेक्शन बस को बता रहा है। और इसका बहुत महत्व है यूनिट वेक्टर में। आप देखना मैं क्या महत्व है इसको आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। मान लो किसी क्वांटिटी में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर मैं यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन भी बताने लग जाएगा। बात समझ में आई क्या? थोड़ा सा मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और अगर मान लो वो फिजिकल क्वांटिटी है ए फिजिकल क्वांटिटी है, और इसी में मैं मॉड वर्ड नहीं लगाता, बाद में समझ में आएगा। इसी में मैं अगर ए कैप को मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ए कैप तो डायरेक्शन बता रहा था, खुद की तो मैग्नीट्यूड इसकी 1 थी। तो अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ए का डायरेक्शन किधर हो गया? बिल्कुल ए कैप के डायरेक्शन में। बात समझ में आई क्या? अगर नहीं आई तो होल्ड योर हॉर्सेस, भगवान पे भरोसा और गुरु पर विश्वास रखो, आगे आएगा, समझ आएगा। बहुत अच्छे से करने वाले हम लोग वेक्टर को, ठीक। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है और डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, कोई भी डायरेक्शन दिया हुआ है, ओपी डायरेक्शन है जो भी, तो वो होगा यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग वेक्टर अलजेब्रा। तो चलो देखते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन विथ रियल नंबर। मतलब किसी वेक्टर को, कोई वेक्टर ले लेते हैं ए वेक्टर, ठीक, ये है हमारा ए वेक्टर, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें किसी भी रियल नंबर, तो मैं एक रियल नंबर ले लेता हूं, रियल नंबर है n। अब रियल नंबर क्या होता है मत भूलना, है ना। बायो वाले बोलोगे कि हम तो मैथ्स इसीलिए नहीं लिए क्योंकि हम लोग को जानना ही नहीं था रियल नंबर क्या होता है। नहीं, आप लोग जितना 10वीं तक जाने उसको ध्यान में रख के बार 11वीं में पहुंचे, ठीक है। तो ए वेक्टर है दिया हुआ है, उसमें मैं मान लो n को मल्टीप्लाई कर रहा हूं,
तो क्या होगा, तो मैंने n मल्टीप्लाई किया है ना, मान लो n की वैल्यू मान लो 2 है, तो a वेक्टर ये रहा, तो 2 क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। 2 वेक्टर क्या हो जाएगा, जिसका डबल हो गया। देखो मैंने शो कर दिया, मैं हेल्प ले रहा हूं एरो का, उससे आपको समझ में आएगा। a वेक्टर का डायरेक्शन क्या था, इस तरफ मतलब मान लो वेस्ट से ईस्ट तरफ, है ना। तो अब 2a वेक्टर का क्या डायरेक्शन होगा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मगर उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डबल हो गया। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डबल हो गया। 2 इंटू ए हो गया उसका मैग्नीट्यूड, मगर डायरेक्शन सेम रहा। मगर जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन ही सेम रहे हमेशा। मतलब इसका क्या हुआ, मैंने मल्टीप्लीकेशन विथ रियल नंबर में, हम लोग जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं रियल नंबर से किसी वेक्टर को, तो उसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाता है और उसका डायरेक्शन या तो सेम रहता है या तो अपोजिट हो जाता है। अब देखो अपोजिट कैसे होता है, देखो मान लो मैं ये रियल नंबर को -3 ले लेता हूं, -3 ले लेता हूं, ठीक। -3 लेने का, चलो -2 ही था तो -2 ले लेता हूं, पहले 2 लिया था ना, -2 ले लेता हूं। तो मैंने मान लो अभी a है मेरा वेक्टर और इसका -2 कुछ ऐसा होगा, -2 मल्टीप्लीकेशन के बाद ऐसा होगा। देखो माइनस साइन नेगेटिव वेक्टर बना देगा उसको। नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता था मगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाता था, तो 2 टाइम्स तो यहां हो गया क्योंकि 2 था साथ में, मगर माइनस साइन ने उसका अपोजिट को डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। क्या बात समझ में आई, है ना। इसका मतलब बोल सकता हूं मैं कि मल्टीप्लीकेशन विथ रियल नंबर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिमेन्स सेम बट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ईदर रिमेन सेम और बिकम्स अपोजिट। समझ में आई बात। ये हुआ पहला वेक्टर अलजेब्रा का पॉइंट। अब दूसरा देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा वेक्टर अलजेब्रा का पॉइंट, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। क्या क्या पढ़ने लग रहा होगा मगर आएगा समझ में, फिक्र मत करो। एक वेक्टर है मान लो ऐसा, वेक्टर ए, एरो से शो किया मैंने, ठीक है। तो मैं इसको पैरेलल एक प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं। ये एक प्लेन है, आगे कहीं दूसरा भी प्लेन रह सकता था, तो मैं इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं। तो आप बोलोगे सर कर क्यों रहे हो, क्या फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा जी, देखना कैसे फायदा मिलेगा, है ना। पैरेलली मैं इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं अपने सुविधा अनुसार, अपने सुविधा अनुसार। क्यों, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट करने से अगर मेरे इस वेक्टर का कुछ आगे काम पड़ रहा है, देखते हैं अभी देखेंगे हम लोग क्या काम पड़ेगा, तो ऐसा करना वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू संभव है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। मतलब ए वेक्टर अगर यहां काम कर रहा है तो उसी के पैरेलल ही अगर मैं इसी वेक्टर को शिफ्ट कर दूं और बोलूं कि ये भी ए वेक्टर है, तो ये पॉसिबल है क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा इसको पॉसिबल होने देता है। क्योंकि देखो इसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही बना दिया मैंने और डायरेक्शन भी बिल्कुल वही है जैसा डायरेक्शन था, जितना एंगल में था उतना ही एंगल में ये भी है, तो हो सकता है ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ चीजें जो आपको काम आएंगी जब हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालते हैं। चलो देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये मैं आज इसीलिए करा रहा हूं ताकि आप जो आज थोड़ा पढ़े हैं वो थोड़ा समझ में आए कहां यूज हो रहा है करके, अदरवाइज इसे नेक्स्ट बार भी करा सकता था। देखो क्या बोल रहे हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर ए है, पहला पॉइंट देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक वेक्टर है ए, ठीक है, डायरेक्शन ऐसा है, दूसरा वेक्टर है बी, डायरेक्शन ऐसा है, दोनों के बीच 75 डिग्री है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है 75 डिग्री, ठीक। क्या मैं यहां पे वही चीज ऐसा बोल सकता हूं। देखो यहां पे वेक्टर ए अब थोड़ा अलग है, नीचे की तरफ है, ठीक, और वेक्टर बी इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 75 दिया है। तो क्या बोलूंगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 75 है। नहीं, मैं यहां नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि ये चीज पहले वाले में तो लागू इसलिए हुई थी क्योंकि हेड टू हेड या टेल टू टेल, याद रखना इसे, हेड टू हेड ज्वाइन रहना चाहिए वेक्टर्स या टेल्स टू टेल ज्वाइन रहना चाहिए। पूंछ से जुड़ी रहनी चाहिए या हेड से जुड़े रहना चाहिए,
तब जाकर उन दोनों के बीच का एंगल को हम नाप कर बोलेंगे कि उन दोनों के बीच का एंगल इतना है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये पूछ रही ए वेक्टर की, ये पूछ रही बी वेक्टर की, दोनों जुड़े हैं 75 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल इतना है। मगर एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा हुआ है, तो मैं उसके बीच का एंगल को 75 नहीं बोल सकता। तो मैं क्या करूंगा सर, क्या करूंगा उसको अब देखो। मैं इसी वेक्टर को क्या नीचे खिसका सकता हूं? क्या इसी वेक्टर को, चलो इसको मैं बाद में करूंगा, इसी वेक्टर को क्या मैं नीचे खिसका सकता हूं? अभी सीखा था मैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, है ना। मैं इसी को आगे नीचे खिसका सकता हूं। तो चलो इतने ही को आगे नीचे खिसका दिया मैंने, यहां ले आया, सेम मैग्नीट्यूड है, उतनी ही लंबाई रखा मैंने और डायरेक्शन भी उतना ही रख दिया, उतना ही है डायरेक्शन नीचे। मगर पहले वो उसका डायरेक्शन क्या था, 75 डिग्री था उसके साथ में। मगर अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा यहाँ पे, अब होगा 180 माइनस 75, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तब जाकर हमको पता चलेगा कि इसके बीच का, दोनों के बीच का वेक्टर ए और वेक्टर बी, क्योंकि देखो अब इसकी पूंछ टेल टू टेल ज्वाइन है, ठीक। अब हम इसका कैलकुलेट करके निकाल सकते, कितना आएगा, 25 और 80, है ना। तो 105, एक 105 डिग्री आएगा, 105 डिग्री आएगा इन दोनों के बीच का एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी इज 105, नॉट 75। व्हाई? इट इज नॉट ज्वाइंट ईदर हेड टू हेड और टेल टू टेल, है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला एक बाद में देखते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, मैंने बोला टेल टू टेल, चलो टेल टू टेल समझ गए, ये भी टेल टू टेल है, ये हेड टू हेड है। क्या ये इसका एंगल सही है? 60 डिग्री दिया हुआ है, हाँ ये सही है, क्योंकि देखो एरो हमको हेड दिखाता है, तो ये हेड टू हेड जुड़ा हुआ है 60 डिग्री 60 डिग्री। अगर इसको मैं आगे प्रोजेक्ट भी करूँ ना यूं, तो भी ये 60 डिग्री बनाएंगे एक दूसरे का, है ना। देखो यूं करके यूं किया तो 60 डिग्री बनाएंगे, तो यस हेड टू हेड में ये 60 डिग्री सही है, ठीक है। मगर अब इधर पहुंचता हूं तीसरे में। तीसरा क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, दो वेक्टर्स है, दोनों टेल से तो जुड़े हुए हैं, है ना, दोनों टेल से जुड़े हुए, मगर उसका एंगल, बीच वाला एंगल ना दिखा, ऐसा वाला एंगल 310 डिग्री दिए। अब देखो ना, ऐसा करके क्या है, आगे बढ़ा दिया, तो क्या ये 310 चलेगा? नहीं, क्यों नहीं चलेगा? मान लो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग उसका छोटा एंगल को नापेंगे। छोटा एंगल जो माइनर एंगल बना रहा होगा, हम लोग किसको नापेंगे? माइनर एंगल को नापेंगे, इसके छोटे वाले एंगल को। तो कितना एंगल बचेगा? 360 में से 310 तो ये गया, तो ये बचा 50 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी के बीच का एंगल कितना है? 50 डिग्री बोलेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि 180 से ज्यादा अगर कोई एंगल हो रहा है, तो छोटा एंगल को हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। क्या बात समझ में आई? अब अभी मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा था, उसको लिखते हैं, बस आखिरी है वो। एक वेक्टर ए ये है और एक वेक्टर बी ये है, दोनों बीच का एंगल बताओ बोलते हैं। दोनों सर एक दूसरे से जुड़े नहीं, ना हेड टू हेड ना टेल टू टेल, तो कैसे होगा? तो मैंने आपको अभी अभी एक बात बताई थी कि जब हमारे अनुसार किसी वेक्टर को हमें पैरेलल शिफ्ट करना पड़े, तो हम लोग कर सकते हैं, वो कोई गलत नहीं होगा। तो चलो मैं यहां पे करता हूं, ये है मेरा वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी, ठीक। मैं इस वेक्टर बी को टेल टू टेल ले आता हूं, पैरेलल शिफ्ट कर देता हूं। तो चलो मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करता हूं, उसके टेल टू टेल में जोड़ देता हूं, ये देखो लगा दिया, पैरेलल शिफ्ट किया। हाँ, पहले कहां था? ऐसा कहीं था, ठीक। पैरेलली मैं ले आया उसको, ठीक। उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं किया, उसके डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं किया, तो पैरेलली ले आया। अब मैं इन दोनों के बीच के एंगल को देखूंगा। मान लो मुझे लग रहा है, अभी जरूरी नहीं है, तो 90 डिग्री है, तो मैं उस समय नाप सकता हूं एंगल को। उस समय मैं बोलूंगा कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। क्यों? इसलिए हम लोग पैरेलल शिफ्ट करते हैं। एक पॉइंट से, याद आ रहा है, एक पॉइंट, को इनिशियल पॉइंट या कॉन्करेंट वेक्टर्स जब होते हैं, तभी हम उसको नाप पाएंगे उसके बीच का एंगल क्या है। इसीलिए हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक वेक्टर कहीं काम कर रहा है, दूसरा वेक्टर कहीं और काम कर रहा है, तो उसके बीच का एंगल नहीं नाप सकते हम लोग। उसके बीच का एंगल को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत हो गया आज का चीज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे की चीज पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।